नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज की इस विशेष पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और मेरे साथ इस वक्त बॉलीवुड के दो दिग्गज मौजूद हैं। एक ने कैमरे के सामने अपना जलवा बिखेरा है, दूसरा जो है वो कैमरे के पीछे से कई कमाल कर चुके हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे। मनोज वाजपेयी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अनुभव सिन्हा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज जी, अब तो आप भोजपुरी रैप सिंगर भी बन चुके हैं, बधाई आपको। मैं कोई सिंगर नहीं बनाऊं, इतना बड़ा बोझ मत डालिए ना। मुझे सिंगिंग आती भी नहीं है जी। और सिंगर्स और गायकी की जो कला है उसको मैं बहुत इज्जत से देखता हूँ और मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन काम है और बहुत कठिन तपस्या के बाद ही कोई सिंगर बन सकता है। मुझे अच्छी लाइनें मिली डॉक्टर सागर की लिखी हुई और उसको मैंने जिसे कहें राइमिंग किया है, जिसको आजकल रैप कहा जाता है। और अनुभव ने जो है वो बहुत शक्ति दी और बहुत विश्वास दिया ताकि हम लोग इसको कर पाए अच्छे ढंग से। तो उस तरीके से किया है और मुझे अच्छी बात ये लग रही है, लोगों को ये पसंद आ रही है। जो गाने के बोल हैं, जिस तरह से उसको गाना नहीं कहें, जो कविता के बोल हैं और जो जिस तरीके से उसको बांचा गया है, लोगों को अच्छा लग रहा है और इसकी मुझे बहुत खुशी है। जी, ये बम्बई में काबा जो है, इसकी कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे क्या मनोज जी? उसके बाद मैं चाहूंगा कि बातचीत को हम आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं जैसा कहा, मैं गायक हूँ नहीं, लेकिन दो लाइन सुना देता हूँ। बम्बई में काबा, दो बीघा में घर में, लेकिन सुतल वानी टेम्पू में, जिंदगी ओझराइल बाटे नून तेल आसमपू में, न तो बम्बई में काबा आवा। बहुत खूब। तो ये कहां से विचार आया, मतलब क्यों आपने सोचा कि अब इस तरीके से कुछ दर्शकों के सामने ये बात रखी जाए, बम्बई में काबा? अनुभव बताइए। अनुभव अनुभव जी। माइग्रेंट लेबर्स पे और भोजपुरी में कुछ काम करने का बहुत समय समय से मेरा मन था। और अच्छा लिखना उसके लिए बहुत जरूरी था और किसी ऐसे इंसान से मुलाकात नहीं हो रही थी जो भोजपुरी में लिख रहा हो और अच्छा लिख रहा हो, क्योंकि भोजपुरी में आजकल थोड़ा अलग लिखा जा रहा है। पर खुशकिस्मती से डॉक्टर सागर से मुलाकात हुई तो मैंने उनको ब्रीफ दिया, तो उनका जो पहला आधे एक घंटे में फोन आया तो पहली लाइन उन्होंने बोली कि सर, न तब बम्बई में काबा कैसा रहेगा। तो मैंने कहा ये अद्भुत है, बस अब इसको लिख डालिए जितना जल्दी हो सके। तो उन्होंने फिर फटाफट इतना सारा लिख डाला कि हमारा गाना ही 6.5 मिनट का बन गया। और मैं मनोज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मनोज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये गाना बहुत ज्यादा दूर तक पहुंचा मनोज की प्रेजेंस के कारण। इसमें मनोज जी, आपने जो जिस समस्या का जिक्र किया है, जो इशारों में कई बातें आप कह गए हैं, वो कुल मिलाकर जो पलायन की समस्या रही, माइग्रेंट्स को लेकर जो दिक्कत हुई है, मुझे लगता है उस तरफ आप कहना चाह रहे हैं। तो ये ख्याल क्यों आया आपके दिमाग में? हाल के दिनों में आपने ऐसा क्यों सोचा कि दर्शकों तक इस तरीके से हम पहुंचे, लोगों तक? देखिए, कविता जो है कई स्तर पे बात करती है। हाल के दिन में जो पलायन हुआ है, जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत बड़ी समस्या को लोगों ने बहुत करीब से देखा और ऐसे समय में देखा जो समय लगातार चलता जा रहा है। और उस पलायन को जब देखा लोगों ने तो काफी उससे बहुत सारे लोग हिले भी और बहुत सारे लोग उससे अछूते नहीं रहे। उनको कई स्तर पे वो कई तरीके से उनको झकझोर के रख दिया उन सारी दृश्यों। उसके दूसरा स्तर यह है कि जो माइग्रेंट है उसकी अपनी एक समस्या होती है। वो समस्या, चाहे वो ये समय हो, चाहे कभी का समय, चाहे कोई भी समय, वो हर समय उस मनोस्थिति से जूझता रहता है, जो ये कविता भी बात करता है। और वो कहीं का नहीं रह पाता, वो भी एक का बात करती है। तो ये माइग्रेंट के हर दृष्टिकोण से माइग्रेंट जो माइंडसेट है, उनकी जो समस्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक, भावनात्मक, कई तरीके से उस पर बात कर रही है। तो मुझे लगा कि ये एक अपने आप में जो है, कोई भी आदमी अगर माइग्रेंट तो इशू पे रिसर्च कर रहा है और उसको ये कविता दे दीजिए, एक तरीके से उसका आधा रिसर्च खत्म हो जाता है। इतनी बढ़िया ढंग से कविता लिखी है। और जब अनुभव ने मुझे ये दिया पढ़ने के लिए और जब ये मुझे उन्होंने कहा कि करो, तो मैं एक बार भी मतलब कुछ देर के लिए सोचा कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा।
लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम कर पाओगे। मैंने बहुत सारे गाने शूट किए हैं और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है, मुझे लगता है तुम फटाक से कर लोगे। और इस तरह की शक्ति जब मिली तो मैंने आगे जाकर के सार्थक चीजों के साथ, सार्थक कविता के साथ, सार्थक काम के साथ अपने आप को जोड़ना और ऐसा लगे कि आपने अपनी कला के जरिए, अपने जरिए कुछ योगदान दिया है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगता है। मनोज जी, अगर मैं सही हूं तो 18 साल की उम्र से ही आपने अपना ये संघर्ष शुरू कर दिया था और अनुभव जी ने भी अपना संघर्ष किया, अपना मुकाम हासिल किया मुंबई जैसे शहर में जाकर। आपसे मेरा सवाल ये है कि मुंबई के किंग से आपकी शुरुआत होती है, भीखू महात्रे से, और यहां तक आप पहुंचते हैं मुंबई में काबा। ये जो जर्नी है, जो ये सफर है, इस दौरान आपने क्या महसूस किया, अगर छोटे में बताना चाहें आप? क्या आप अब तक मुंबई से दिल से जुड़ पाए हैं? देखिए, मैं ना दिल्ली में भी जब था, मैं संघर्ष कर रहे थे और थिएटर कर रहे थे, बड़े मस्ती में भी कर रहे थे, बहुत सारे दोस्त भी साथ में थे। लेकिन कोई भी माइग्रेंट, मैं मनोज बाजपेयी हो, अनुभव सिन्हा हो, या कोई भी एक मजदूर हो जो मजबूरी में यहाँ रह रहा है, कोई भी अपने गांव देहात को छोड़ करके किसी बड़े शहर में कभी भी उसको ऐसा लग नहीं पाता कि वो घर में रह रहा है। जहाँ पे उसकी परवरिश हुई है, जहाँ पे वो पला बड़ा है, जहाँ पे उसके यार दोस्त बने, वही उसको अपना घर लगता है। अगर आप मेरी बिटिया से बात करेंगे तो वो तो मुंबई की पली बड़ी है, वो यहाँ बढ़ रही है, यहाँ पे पढ़ रही है, यहाँ पे उसके दोस्त हैं, तो वो मेरे गांव में उसको अनजाना लगेगा। लेकिन मेरे लिए दिल्ली हो, मुंबई हो, या फिर मैं न्यूयॉर्क चला जाऊं, चाहे मैं पेरिस चला जाऊं, भगवान की दया से सारी जगहों पे घुमा हूं दुनिया में, मुझे कोई भी जगह अपने गांव से खूबसूरत नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अनुभव जी, आपको भी इतना लंबा वक्त हो गया, आप भी एक बहुत छोटी सी जगह से उठकर वहां तक पहुंचे, आपने भी अपने हिस्से का संघर्ष किया है। क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो अपने आसपास से, कंटेम्प्रेरी इश्यूज से, समसामयिक विषयों से बहुत कुछ सीखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। मैं क्या अभी जो आप लोग ये गाना लेकर आए हैं, इसको बिहार इलेक्शन से जोड़कर देख सकता हूं? क्योंकि किसी भी चीज में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है, ये आप भी जानते हैं। हाँ, जिससे चाहे जोड़ के देख ले। मतलब हम तो अभी आजकल तो क्या होता है, जो आदमी बोलता है उसके हाथ में नहीं होता है कि वो किस चीज से जोड़ दिया जाएगा। तो हमने एक गाना बनाया। मैंने जैसा कि बताया कि 6-8 साल से मेरा मन था एक माइग्रेंट्स के ऊपर गाना बनाने का, वो नसीब से अब बना। अब उसको, अब मुझे मतलब गाने में तो मुझे चुनाव से के आसपास का भी कोई शब्द नजर नहीं आता, लेकिन हर चीज राजनीति तो है, हर चीज पॉलिटिक्स तो है जिंदगी में। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी बात ये पॉलिटिकल है। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा उसका जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं। दरअसल इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो उसमें 15-15 साल दोनों के तौले जाएंगे, चाहे एक तरफ लालू जी के रहे हो या फिर अब नीतीश कुमार जी के रहे हों। और हाल में ही सुशील मोदी जी का एक बयान सबने सुना था, जब उनसे कुछ सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि दरअसल बिहार के लोग 2 जून की रोटी के लिए बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि ज्यादा कमाने के लिए जाते हैं। एक तरीके से उनका ये आशय था कहने का। तो इसको कैसे जोड़कर देखा जाए? मैं ज्यादा राजनीति मुझे समझ में आती नहीं है, लेकिन इस बात से मेरा डिसएग्रीमेंट है, असहमति है कि किसी भी प्रदेश से, ऐसा तो खाली यूपी बिहार से थोड़ी लोग जाते हैं बाहर नौकरी करने या काम ढूंढने। वो हर प्रदेश से जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं। सेम प्रदेश में जा सकते हैं, किसी अलग प्रदेश में जा सकते हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों का जब अनुभव और मनोज जाते हैं ना, तो हमारा आशय दूसरा होता है, हमारी मंजिल दूसरी होती है। हम मजबूरी में नहीं जाते हैं, हमारी मजबूरी सिर्फ इतनी होती है कि सिनेमा बम्बई में बनता है। लेकिन जब वो जो ऑटो वाला है या जो मजदूर है, जो घर बनाता है या जो सब्जी बेच रहा है, वो अपने गांव के पास सब्जी बेचना ज्यादा पसंद करेगा, वो अपने गांव के पास सब्जी उगाना ज्यादा पसंद करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पर आपने जिनका नाम लिया, वो उनको ऐसा अलग लगता है, तो हो सकता है वो बेहतर जानते हो। मेरी जानकारी, समझदारी तो इतनी है। जी जी। और देखिए मनोज जी, सवाल ये भी है, जो भी लोग पलायन करते हैं उसके मूल में कहीं ना कहीं रोजगार ही है, ये सभी हर कोई जानता है, और ये बुनियादी चीज भी है। पलायन के पीछे, माइग्रेशन के पीछे रोजगार ही एक बड़ी चीज होती है, उसी की भूमिका होती है। आप मुंबई के हुए या अभी भी आपका दिल इधर ही अपने पैतृक गांव में ही बसता है? नहीं, पैतृक गांव में ही बसता है। अच्छा। मुझे बहुत ही दुख हुआ जब मैं कोरोना के कारण गांव नहीं जा पाया, और इस नहीं जा पाने के कारण जो दुख हुआ उसका कारण ये था कि मैं बहुत दिन से गया नहीं। मेरे बुजुर्ग माता पिता अभी वहीं हैं,
चाहता था कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ रहूँ, कुछ दिन बिताऊं, गांव के लोगों के साथ में बातचीत करूं, अपने दोस्तों से मिलूं, माता पिता के साथ अपने पैतृक घर में रहूं, उस घर में रहूं जहां पे हम पले बड़े हैं। लेकिन कोरोना के कारण वो मुमकिन हो नहीं पाया। लेकिन जैसे ही बिटिया की छुट्टी होगी तो जाने का हम कार्यक्रम बना रहे हैं। अब वो कभी छूटेगा नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा वापस, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन एक जो दिल का एक कोना है वो हमेशा उधर ही रहता है। वो उसी गांव में रहता है। वो कभी छोड़ नहीं पाया मैं, ना वो जगह छोड़ पाया मैं, ना वो खेत छोड़ पाया, ना मैं वो जीवन छोड़ पाया। और मैं जानता हूं कि वहां पे जीवन बहुत आगे जा चुका है, लेकिन मैं अभी भी वहीं पे हूं जहां पे मैं उस गांव को छोड़ के आया था। तो क्या हम ये माने कि आपका दिल वहीं अगर है, दिमाग वहीं पर है, तो आने वाले दिनों में कहीं हम राजनीति में आपको देखेंगे क्या वहां पर? क्या आने वाले दिनों में राजनीति में कहीं देखेंगे क्या, पॉलिटिक्स में हाथ आजमाता हुआ हम लोग? देखिए, मनोज वाजपेयी जी को। अखिलेश जी, आप तो अगली पीढ़ी के जर्नलिस्ट हैं। आपकी पिछली पीढ़ी के जर्नलिस्ट भी जो है मुझसे ये सवाल को बहुत बार कर चुके जी। अब आपकी पीढ़ी के पत्रकार ये सवाल कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि राजनीति में जाने का आमंत्रण आज से नहीं, मुझे 21 साल से आ रहा है और बड़े बड़े दलों से आता रहा है। बड़े सम्मान के साथ उनको मैंने ना किया है और मना किया है मैंने, क्योंकि देखिए, मैंने अपने माँ बाप को, अपने गांव को और इस काम के लिए, इस सपने के लिए छोड़ा। इसको मैं छोड़ के, अधूरा छोड़ के मैं कोई और काम नहीं करने लगूंगा जिसके बारे में मुझे अता पता नहीं। लेकिन एक बात है, और मैं नहीं सुनिए एक बात है मनोज जी, मैं बीच में इंटरफेयर करता हूँ, आपको बोल रहा हूँ। मैं अनुभव जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले, लेकिन राजनीति को हर कोई कहता है कि नहीं वहां पर दिक्कत है, गंदगी है, लेकिन वो चीजें साफ कैसे होंगी जब तक अच्छे लोग वहां पर आएंगे नहीं? एक बड़ा मशहूर सा कथन है, आप तो थिएटर में रह चुके हैं, कहा जाता है कि व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स योर फ्यूचर, डिसाइड व्हाट योर पॉलिटिक्स मस्ट बी। जब राजनीति आपका भविष्य तय करती है तो आप तय करें आपकी राजनीति क्या होगी। अरे तो अखिलेश जी, तो मैं तो यही सवाल आपसे करूंगा कि आप क्यों नहीं राजनीति में जाते? आप भी पढ़े लिखे हैं, सजग इंसान है, जागरूक इंसान है, आप जैसे लोग भी जाने चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि आप तो पत्रकार हैं। वैसे ही मैं अभिनेता हूँ, कलाकार हैं आप। मैं अभिनेता हूँ और अभिनय में मुझे बड़ा मजा आता है। मैं ऐसी जगह क्यों जाऊंगा तो बात मुझे अता पता नहीं है। मैं वहां पे फिर ए से शुरुआत करूंगा। मैं जब ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूँ JKLMN पे, तो वहां पे ए से शुरू करने क्यों जाऊंगा? बड़ी सीधी सी बात है। अनुभव सिन्हा जी, आप तो बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते रहते हैं ट्विटर वगैरह पर, कई मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपकी बातें हम लोग देखते सुनते रहते हैं। आपका कोई ऐसा इरादा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? कॉम्प्लिकेटेड काम है जो हम करते हैं, वो आसान है और मुश्किल काम है, वो मुझे आता नहीं। वो क्या है कि अपनी राय होना एक अलग बात होती है, लेकिन एक जननेता होना एक बिल्कुल अलग खेल है। मुझे नहीं लगता कि मैं स्टेज पे खड़ा होके 25,000 लोगों को संबोधित कर सकता हूँ। वो एक अलग कला है। आप करोड़ों लोगों के लिए फिल्म बना देते हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? पर मैं नहीं बोल रहा होता हूँ ना, मनोज बोल रहा होता है, आयुष्मान बोल रहा होता है। तो मनोज जी भी मना ही कर रहे हैं। तो राजनीति में लेके जाएंगे ही जाएंगे। अगर मुझे कुछ करना होगा, अगर आज की तारीख में ऐसा जरूरत वाला, जैसे आपने मनोज, मैं पत्रकारिता करूंगा, वो मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। और आप पत्रकारिता एक लिहाज से कर भी रहे हैं। ट्विटर पर जिस तरीके से अपनी राय आप रखते हैं बेबाकी के साथ, मुझे तो ऐसा लगता है पत्रकारिता और क्या है अपनी। मुझे जरा ये बताइए, चूंकि आप भोजपुरी फिल्मों की बात हो रही है, भोजपुरी में ये गाना आया है मनोज जी का जो बहुत मशहूर भी हुआ है, हर जगह इसकी चर्चा है इन दिनों। भोजपुरी के एक बड़े कलाकार हैं रवि किशन जी भी, वो भी आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं, अब नेता बन चुके हैं, सांसद हैं वो। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से बॉलीवुड को लेकर वो अपनी राय रख रहे हैं, सही है? हाँ, मैंने तो उनका आभार व्यक्त किया। वो सांसद हैं, वो बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं, वो भोजपुरी फिल्म जगत का हिस्सा रहे हैं। तो मैंने तो ट्विटर पे उनको आभार व्यक्त किया कि अच्छा हुआ उन्होंने बोला इस विषय में। वो उनसे बल्कि मैंने आग्रह किया कि वो
भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ बोलें, क्योंकि ये लोग हमारे प्रतिनिधि हैं ना दोनों फिल्म इंडस्ट्रियों में। तो जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक भाषा और उसका एक अलग स्तर थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है, उस पर भी लोग, क्योंकि लोग उसमें ज्यादा सक्रिय हैं सब, तो वो करना चाहिए। अच्छा ये बताइए मुझे कि ठीक है ये बात तो है, लेकिन जया बच्चन जो उन्हें सलाह दे रही हैं, कह रही हैं कि जिस थाली में खाते हैं कुछ लोग उसी में छेद करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सलाह उनकी सही है, रवि किशन जी को, जया जी की सलाह? आपको क्या लगता है? नहीं आप बताइए ना सर, अब मैं तो आपकी राय, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। अरे एक आध सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूं ना आपसे। देखिए एक बड़ी तो जवाब दे रहा हूं। नहीं देखिए मेरी राय इतनी मायने नहीं रखती है, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन आप करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं आप लोग। मेरी राय मैंने ट्विटर पर लिखी है, उसमें 55,000 लाइक है और 8-10,000 रीट्वीट है। तो बता दीजिए ना सर, फिर हम इस मन से भी बता दीजिए एबीपी न्यूज के माध्यम से। बिल्कुल जया जी के पीछे खड़ा हुआ हूं जी। लेकिन क्या सफाई की जरूरत है बॉलीवुड में कोई, आपको लगता है क्या? हर समाज में, हर इंडस्ट्री में सफाई की जरूरत है, पूरी दुनिया में। बॉलीवुड में जरूरत है, भोजपुरी में जरूरत है, पत्रकारिता में जरूरत है, सियासत में जरूरत है, जो कंपनी साइकिल बनाती है वहां जरूरत है, जो कंपनी बिस्किट बनाती है वहां जरूरत है जी। तो खाली बॉलीवुड के जिन लोगों की आप बात करते हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है? 15, 20? उस इंडस्ट्री में बात करते हैं ना जहां पे स्ट्रेंथ एक्चुअली होगी 2000। बॉलीवुड को छोड़िए ना सर, बॉलीवुड की क्या, बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड की तो अब तो जिसका जब जो मन करता है वो उठा के बॉलीवुड के बारे में बोलता है। तो बॉलीवुड को अब छोड़ दीजिए, अब आइए जो बलात्कार होते हैं दलितों पे उस पे बात की जाए, बेरोजगारी पे बात की जाए, चाइना वाला अभी आपके चैनल पे मैं सुना हम लोग को पंजाबी गाने सुना रहे हैं, उस पे बातचीत की जाए, महंगाई पे बात की जाए, कोरोना पे बात की जाए, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, उस पर बातचीत की जाए। बॉलीवुड पे बात करके क्या होगा? क्या मिलने वाला है बॉलीवुड पे बात करके? अरे 5-5 एजेंसी काम कर रहा है, 4-4, 5-5 एजेंसी काम कर रहा है, जितना गंदगी होगा वो साफ कर देगा। आप मैं थोड़ी साफ करेंगे, न रवि किशन जी साफ करेंगे, न जया जी साफ करेंगी। अच्छा लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में बात शुरू हो गई है मनोज वाजपेयी जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉलीवुड में ही सारी गंदगी जमा हो गई है और बॉलीवुड के लोग ही कह रहे हैं। मैं कंगना रनौत का एक जो ट्वीट है वो मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने यहां तक बात लिख दी, उन्होंने ये कहा कि कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स थे, एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। इस तरह की बातें जब कही जाती हैं मनोज जी, आपको क्या लगता है कि ये सही है या आपको चोट पहुंचती है? आप भी बॉलीवुड के हैं, आप ने भी वहां लंबे वक्त तक काम किया। नहीं, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बहुत बड़ा यकीन रखता हूँ और मुझे लगता है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर किसी के पास होना चाहिए। उनकी अपनी राय है और वो उनके अपने अनुभव हैं, उन्होंने कहा है और मैं इस पे क्या बोलूं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब आप कहते हो कि बॉलीवुड में या हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लोग ड्रग्स लेते हैं तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। मैंने अपने जीवन का इतना सारा समय इस सार्थक काम करने में और सार्थक तरीके से काम करने में बिताया। तो आपका कहना यह है कि हम सब लोग ड्रग्स लेते हैं, हम सब लोग उस तरह की गैर कानूनी हरकतों में शामिल हैं। अगर आप अपनी भाषा में शब्दों का चुनाव सही ढंग से करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मेरे ख्याल से शब्दों के चयन और भाषा की शालीनता की बहुत बड़ी जरूरत है। हम किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप अपनी बात रखिए ना। आपको तकलीफ है कोई, बिल्कुल बात रखिए और वही आजादी दूसरे को दीजिए, और लेकिन भाषा और शालीनता के साथ। वो शालीनता, अगर भाषा की शालीनता नहीं रहेगी तो फिर क्या मतलब है? फिर हम इस समाज का क्या मतलब है? फिर कोई भी इंडस्ट्री हो। और फिर अनुभव ने बिल्कुल सही कहा, जब 5-5 एजेंसियां लगी हुई हैं वो साफ कर देंगी। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की गंदगी है, किसी भी तरीके का ऐसा काम हो रहा है जो गैर कानूनी है, असामाजिक है, वो साफ कर देंगी। देखिए, मुझे दिक्कत इस बात से होती है कि जब आप जनरलाइज करते हो तो हम जैसे लोग जो इतने सालों से
अपना घर बार छोड़ करके पूरी सार्थकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, वो दूसरा जो बाकी के लोग हैं, जो उधर जो हमारा दर्शक है, वो मेरी तरफ कैसे देखेगा, किस नजर से देखेगा वो मुझे उस बात से दिक्कत है। मुझे इस बात से दिक्कत है कि आप चंद 10-15 लोगों के चक्कर में आप हम सबको, हमारे सारे काम पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, इस बात से मुझे दिक्कत है। जी, तो अनुभव जी, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो कंगना कह रही हैं या फिर रवि किशन जो कह रहे हैं? रवि किशन जी तो खैर अब एक पार्टी के सांसद ही हैं, कंगना के बयान के संदर्भ में। जैसा कि मैंने अभी कहा ना, ये तय करना कि मैं अराजनीतिक रहूंगा, ये भी एक राजनीति है। तो सब कुछ राजनीतिक है, और राजनीतिक कुछ होता नहीं। अच्छा, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, क्या उनको हर मुद्दे पर रिएक्ट करना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है, किसी तरीके का कोई दबाव होता है मनोज जी आप लोगों पर? हाल के दिनों में हमने देखा जो तमाम समसामयिक विषय हैं, दबाव आप लोगों की तरफ से आता है कि इंटरव्यू के पहले मुझे जो है हनुमान चालीसा पढ़ करके बैठना पड़ता है कि मेरी किसी बात का जो है पतंगड़ ना बन जाए। तो मैं जो है बाकायदा हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र पढ़ के बैठता हूँ कि भाई हे प्रभु, आज का ये इंटरव्यू बहुत अच्छे से गुजर जाए, कुछ बात का बतंगड़ न बने। नहीं, आप तो बहुत सधा हुआ बोल रहे हैं, तो इसमें तो बतंगड़ बनने वाली कोई बात ही नहीं है। और आप दोनों ऐसे कलाकार हैं और इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं जो अपनी राय रखते हैं वक्त वक्त पर लोगों के सामने, तो इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ भी रहा हूं। अनुभव जी, आपको भी ऐसा लगता है क्या कि कोई दबाव होता है आप लोगों पर कि आपको हर मसले पर अपनी राय रखनी है? क्योंकि हाल में हमने देखा अमिताभ बच्चन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों खामोश हैं। किसका दबाव? मतलब लोगों का, जनता की उम्मीदें आपसे होती हैं, देखिए, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। मेरा सवाल का ये संदर्भ है। आप शायद सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी आम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप कुछ बोलें। मैंने बोला ना, अमिताभ बच्चन को लेकर कई सवाल खड़े हुए हाल में कि क्यों नहीं बोल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण पर, या फिर उसके बाद जो हमने कंगना वाला मसला देखा, इन सब पे। देखिए साथी, मेरा ऐसा है कि मैं अमिताभ बच्चन का जब नाम लेता हूँ ना, तो मैं बहुत सम्मान से लेता हूँ, अपने बाप के आसपास उनको रख के नाम लेता हूँ। तो अमिताभ बच्चन से जब भी मैं कोई तवक्को करूंगा कि वो बोले, तो मैं चुप हो जाऊंगा और मैं शांति मचवा दूंगा हर तरफ के। सब लोग शांत बैठ जाओ, अब अमिताभ बच्चन बोलेंगे। अमिताभ बच्चन वो शख्सियत थोड़ी कि भीड़ में खड़े होकर बोलेंगे। अमिताभ बच्चन इस देश के यूथ के, बुजुर्गों के, मेरी उम्र के, मुझसे कम उम्र के, सबके आइकॉन है। वो शोर का हिस्सा नहीं बन सकते, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर आपको अमिताभ बच्चन को सुनना है ना, तो शांत होइए, सम्मान से खड़े रहिए, फिर अमिताभ बच्चन बात करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि पंडित जसराज स्टेज पे आएंगे और सब लोग शोर मचा रहे होंगे और पंडित जसराज वहां गाना गाएंगे। ऐसा होता है क्या? पंडित जसराज जब आते हैं स्टेज पे, भीमसेन जोशी जब आते हैं स्टेज पे, जनता खड़ी होकर ताली बजाती है और फिर खामोश बैठती है, तब भीमसेन जोशी गाते हैं। हाँ कि नहीं? अमिताभ बच्चन का नाम ऐसे कोई भी ले लेगा क्या? किसी को पता है वो कौन आदमी है, कहां से आया है, क्या पहुंचा है? दुनिया के ऐसी ऐसी जगहों में गया हूं जहां पे ऑडिटोरियम में और म्यूजियम में के देखा है। साउथ अफ्रीका में अचानक में घूमता हुआ निकला, एक म्यूजियम में बाहर अमिताभ बच्चन की फोटो लगी हुई है। आप बात क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे होती है आप अमिताभ बच्चन का नाम लें? मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं समझ रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। जो भी नहीं, चूंकि मैंने फ्लो में बोला तो वो शायद बदतमीजी जैसा लगे। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। लोग जो ऐसे अमिताभ बच्चन का नाम, अमिताभ बच्चन का नाम आसान नाम है। कोई भी आदमी अमिताभ बच्चन का नाम ले लेगा, क्योंकि सोशल मीडिया है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सम्मान, हमारे संस्कार कहाँ है? जया बच्चन का नाम आप ऐसे ही ले लेंगे? आपको पता है जया बच्चन कौन है? तो जो लोग का नाम आप ऐसे ही ले लेंगे? जो लोग उनसे जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, हिंदुस्तान को दुनिया में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, इन लोगों के नामों से जाना जाता है। ये कौन लोग हैं जो नाम लेते हैं इन लोगों का? तो जो लोग जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, इनके शहर के बाहर इनको कोई नहीं जानता। ठीक है मनोज जी, क्या वो गलत है अगर कोई उम्मीद करता है कि नहीं इन मसलों पर अमिताभ बच्चन भी अपनी राय रखें? तो बिल्कुल रखें, बिल्कुल उम्मीद रखें, लेकिन अदब से और तमीज से सुनिए, तब बात करेंगे। बिल्कुल, सॉरी मैं इंटरप्ट किया मनोज। नहीं, लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा दिगर ये है कि कोई अगर बोले तो उसकी स्वतंत्रता है, कोई ना बोले तो उसकी भी स्वतंत्रता है। ये कैसे कोई दबाव डाल सकता है? ये कंपल्शन डालने की जो पूरी परंपरा है वो अपने आप में तानाशाही है एक प्रकार की।
आप किसी के ऊपर ये कंपल्शन कैसे डाल सकते हैं कि वो अपनी राय नहीं देना चाहता है भाई। तब तो फिर चाहते हैं, तब तो मनोज जी वो बिल्कुल अनुभव जैसे लोग मुखर हैं, अनुराग जैसे लोग मुखर हैं, तापसी है, ऋचा है, स्वरा, ये लोग मुखर लोग हैं, ये लोग बोलते हैं, उनको भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उन व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कब बोलें और कब नहीं बोलें। उनके ऊपर में और श्री अमिताभ बच्चन के ऊपर दबाव कौन डाल रहा है? आप देखिए, तो सामने अनुभव बिल्कुल सही बात कर, शालीनता, आदर, सम्मान के साथ हम इनका नाम लें तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि इन्होंने हमारे देश का नाम इतना रोशन किया है जी। आप कभी विदेश जाएं तो आपको पता चलेगा कि हमारी इंडस्ट्री ही नहीं, हमारे देश, अगर आप इंडिया का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या अमिताभ बच्चन जहां से है, ये वो लोग हैं। तो हम लोग भूल जाते हैं किसी आदमी के पूरे करियर को, उसके योगदान को, उसकी यात्रा को, और सोशल मीडिया मिल गया है, सब लोग कुछ भी बोलते हैं, कोई भी कहीं से मुंह उठा के कुछ भी कहीं से बोलता है। आप जरा देखो एक व्यक्ति को जिसको आप बोल रहे हो, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? आपने जो बात कही मनोज वाजपेयी जी, उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। आपने भी थोड़ी देर पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी की वकालत की, और हर कोई करता है, फंडामेंटल राइट है ये, हम सभी को पता है कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार है हमारा। तो यही बात तो फिर रवि किशन अगर बॉलीवुड में गंदगी साफ करने की बात लेकर कहते हैं तो उनपे भी फॉर्मूला लागू होता है। नहीं, आप पे नहीं कह रहा हूं मैं। तो फिर जब उन्हें थाली में छेद वाली बात कह दी जाती है तो क्या लगता है वो सही है? फिर मैंने आपको अपनी बात शुरू करने से पहले मैंने ये बात कही थी कि स्वतंत्रता है सबको अपनी बात कहने की, लेकिन मैंने कहा था भाषा की शालीनता। और साथ साथ जब आप बात कर रहे हैं तो आप जरूर बोलिए कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं वो, कितने लोग हैं, क्या मतलब जब पूरी इंडस्ट्री के बारे में आप जब बात करते हैं तो हम सब लोग जो पूरे न्यायपूर्वक और पूरे सार्थकता के साथ काम कर रहे हैं और संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, और अभी भी हम लोग लगातार अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं अपना अच्छा काम करने के लिए। तो जो आम दर्शक देखेगा उसको लगेगा कि ये तो मनोज वाजपेयी, ये तो कोई मतलब ड्रग्स का गोदाम चला रहा है ना जी। मुझे जनरलाइजेशन करने से यही दिक्कत होती है, और कुछ नहीं। बाकी जिस कोई बोल रहा है, और बिल्कुल यहाँ पे देखिए सीबीआई, एनसीबी, इससे बड़े एजेंसी कोई है नहीं। नहीं, एजेंसी तो कोई नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सर, मैं आपकी बात मानता हूं, आप सही कह रहे हैं कि जांच तमाम बड़ी एजेंसियां कर रही हैं, प्रीमियम एजेंसी हैं। लेकिन अनुभव जी, सवाल तो यह है ना कि आपको लग रहा है कि ये जांच वाकई किसी मुकाम तक पहुंच रही है, या इन सब के पीछे भी कोई राजनीति है? सुशांत सिंह राजपूत मामले की ही जो जांच हो रही है, आपको लग रहा है कि ये भटक चुकी है जांच की दिशा? आज अधीर रंजन चौधरी जी ने एक बयान दिया, कांग्रेस के नेता ने, उन्होंने कह दिया कि रिया के बारे में कि वो राजनीति की शिकार हो गई हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? किस बात से? जो उन्होंने, चौधरी साहब ने जो बात कही है? जी जी, चौधरी साहब ने जो बात कह दी है। मुझे पता नहीं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कही है। मैं अपनी एजेंसियों का बहुत सम्मान करता हूं, और वो जो काम कर रही हैं और जो टीवी न्यूज पर रिपोर्टिंग हो रही है, उन दोनों में कितना बैलेंस है मुझे वो भी पता नहीं है। तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब ये सारी एजेंसियां, जब मेरा गृह मंत्रालय या कोई भी जो ये बताएगा कि भाई ये सच था, ये हुआ, और ये इन लोगों को सजा दी जा रही है और इन लोगों को सजा देने की जरूरत नहीं। ये मैं इस बहस का हिस्सा टेलीविजन सॉफ्टवेयर के लिए बनने को तैयार नहीं। अच्छा, चलिए, अब आप दोनों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी तमाम मुद्दों पर। अब कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं, और मैं अनुभव जी आपसे भी और मनोज जी आपसे भी चाहूंगा, ये बंबई में काबा जो है, अगर आप दोनों एक साथ गुनगुना के हमारे दर्शकों को सुना सकें। अनुभव गुनगुना दो तुम्हारी हमरा से न होई। जुगलबंदी दो बिगहा जुगलबंदी होई के चाहिए जिंदगी ई अजराइल बाटे नून तेल और शैम्पू में, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। अरे उसमें बहुत सारी चीजें हैं सर, मैं पढ़ रहा था। अरे बिल्कुल, बहुत लिखा हुआ मेरे याद बोल देता, लेकिन मैं ये बोलूंगा है साहब लोग है, हाकिम लोग, हमरो कुछ सुनवाई हो गया, मरत बारे मिलत नहीं दवाई हो ना, तब बम्बई में काबा। बम्बई में काबा। बिल्कुल जी।
बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका भी। अनुभव जी, आप हमारे साथ जुड़े और हर मसले पर आपने इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात आपने रखी। जो जमा के सियासत के बारे में बात की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग गाने की बात करने आए थे। थैंक यू सर, ये तो एक पत्रकार का धर्म होता है। नहीं, मैं हनुमान जी को जाके धन्यवाद कहूंगा कि ऐसा कुछ बतंगड़ नहीं हुआ और आगे भी ना हो, है ना। जय हो। थैंक यू सर, एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।